हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 के सीरीज में ये हमारा 6th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे रिगार्डिंग ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। देखो, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा बताया है, लेकिन आपको ना एक कह सकते हो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पे मजबूर कर रहा है। हम ये सोचे कि कैसे हमारे रहन सहन, खान पान, बिहेवियर पे कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्लाइमेट का असर पड़ता है। वही चीज यहाँ बता रहा है। और यहाँ पे लिया है किस एरियाज को, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। क्लास 6 के या प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखा होगा, तो हम लोग पढ़े थे ना कि जो ये अर्थ है इसमें यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ था एंड 23.5 डिग्री क्या था, साउथ था। इसके बीच में जो भी एरिया था उसका नाम क्या था आपका, ट्रॉपिकल एरिया। और इससे थोड़ा सा ऊपर का बैंड अगर ले लो, कंप्लीटली टेम्परेट नहीं, ये थोड़ा सा जो बैंड है इसी को हम कहते हैं क्या है, सब ट्रॉपिकल। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि सिंपल सा जो 5 मिनट का इसका ट्रिक है इस चैप्टर का, कि कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या लाइफस्टाइल होगा। देखो यहाँ पे होता क्या है कि है तो ट्रॉपिकल एरियाज। अब आप जानते हो कि ट्रॉपिकल एरियाज में होता क्या है कि सन का जो इंटेंसिटी है, सन का इंटेंसिटी वो क्या है, ज्यादा है। हम लोग 6 के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े थे, नहीं देखा आपने तो जाके देखिए या रीड कर लीजिए। वहां पे बताए थे ना कि सन का जो मूवमेंट है, अपरेंट मूवमेंट, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हो रहा होता है, उससे बियॉन्ड नहीं जाता है डायरेक्ट सनलाइट। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में आपका क्या है कि सन मूव कर रहा है, यहाँ पे सन का इंटेंसिटी क्या है आपका, ज्यादा है। सन का इंटेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पिछले चैप्टर से सीख के आए हैं कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा। और क्लाउड्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो रेनफॉल क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब, और यही मोर और लेस सिमिलर जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, सब ट्रॉपिकल में, मोर और लेस। तो अब आप जानते हो कि जहां पे रेनफॉल अगर ज्यादा होता है तो वहां पे आप जानते हो कि वेजिटेशन का ग्रोथ क्या रहता है, ज्यादा। प्लांट्स जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं तो वेजिटेशन काफी ज्यादा क्या होगा, डेंस होगा। और वेजिटेशन जब डेंस होगा मतलब एक तरह से ना सभी वेजिटेशंस के बीच में ना क्या जनरेट होगा, कंपटीशन जनरेट होगा कि हम ज्यादा ग्रो करेंगे, हम ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, हम ज्यादा खाना बनाएंगे। तो इस कंपटीशन के तहत ना आपको लेयरिंग ऑफ ट्रीज बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। लेयरिंग ऑफ ट्रीज मतलब स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर। जो बहुत ऊंचा ग्रो कर पाएगा वो काफी ऐसे ऊंचा सा ग्रो कर जाएगा, जो थोड़ा सा कम एफिशिएंट रहा वो ऐसे रह जाएगा, जो थोड़ा सा और रहा ये ऐसे रहा, और काफी क्लोज स्पेस। तो इसी को कहते हैं ना कि ये बड़ा वाला लेयर है, ये छोटा वाला, ये उससे छोटा है। इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन या फिर कहते हैं हम लेयरिंग ऑफ ट्रीज। तो ये चीज आपको देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घना आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट इतना घना है, पेड़ बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जो आप गंगा प्लेन्स वगैरह में देखते हो ना कि जैसे यूपी बिहार में जाओ तो काफी मास स्केल पे होता है, यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट है तो ट्रीज है तो उसके वुड जो है वो काफी ज्यादा आपके क्या है, हार्ड है। तो ऐसे में सभी पेड़ को काट के एक प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर कर पाना, मतलब एक कमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर कर पाना नहीं होता है पॉसिबल। यहाँ आपको ज्यादातर ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। मतलब है कि बस अपने खाने के हिसाब से पूरा हो जाए, हमें मार्केट में सेलिंग इंटरनेशनलाइज नहीं करना है। थोड़े बहुत पेड़ वेड़ काट के, सूख जाता है पेड़ तो उसको जला देते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है वो भी करने में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ड्यू टू हैवी रेनफॉल यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट आपका क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत पेड़ काट दिए, उसी को जला दिए तो वो राख बन गया, और उस राख को मिट्टी में मिला के, क्योंकि वो राख एज अ मैन्योर काम करेगा, मिट्टी में मिला दिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, तो फिर उसके ऊपर वो लोग जो भी होता है पॉसिबल खेती बाड़ी कर लेते हैं। यही चीज आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चैप्टर ऐसे इस फोटोग्राफ से स्टार्ट किया, कहा कि भाई एक इंसान है, उसने किसी एक फेस्टिवल को अटेंड किया, वहां पे कई तरह के लोग थे। तो यहाँ ये बता रहा है कि इस फोटो में आपको डाइवर्सिटी ऑफ पीपल क्या है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि ये छोटे से फंक्शन में जब इतने लोग हैं तो पूरी दुनिया में कितने सारे लोग होंगे, और ये जो लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी का कारण क्या है। तो इस डाइवर्सिटी में एक कारण तो आपका क्या है, क्लाइमेट है। क्योंकि जैसा क्लाइमेट होता है ना, इंसान उसी हिसाब से अपने आप को ढालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जब आपने नोटिस किया होगा कि जब गर्मी आती है
तो ऐसा तो नहीं कि आप सालों भर एक जैसा बिहेव करते हो। गर्मी आया, लू चला, बहुत गर्मी लगता है, तो उस वक्त ऐसा तो है नहीं कि आप हीटर जलाते हो। आप शिफ्ट हो जाते हो कि जिनको फैसिलिटी है तो वो पंखा चलाते हैं, जिनको और फैसिलिटी है कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो आपकी एक लाइफस्टाइल में क्या हुआ, चेंज आया, खान पान में चेंज आया। जो आप ठंडे में खाते थे वार्म करने के लिए शरीर को खाना, वो गर्मी में नहीं खाओगे। गर्मी में आप शरीर को ठंडा करने वाला खाना खाओगे। तो आपके बिहेवियर, आपके लिविंग पैटर्न्स में क्लाइमेट ने क्या किया, असर किया। तो वही चीज़ है, मतलब ये रेणुका के बारे में ये स्टोरी है, कुछ खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। यहाँ से चलते हैं। तो अब कह रहा है अमेजोन, ध्यान में रखना अमेजोन कौन सा है आपका, रिवर है साउथ अमेरिका में, और ये कैसा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट इसीलिए क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में है, इवेपोरेशन ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है, और उस बारिश से उपजने वाला फॉरेस्ट है, तो हम इसे क्या बोले, रेन फॉरेस्ट कहें। अब यहाँ पे इस अमेजोन का अमेजोन क्यों नाम पड़ा, ये कहानी यहाँ पे दिया है कि भाई स्पेनिश एक्सप्लोरर, अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ोगे ना कि आई थिंक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास जो है वो साइन हुआ था स्पेन और पोर्टुगल के बीच में, लगभग अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, और कहा गया कि देखो भाई ये लाइन है, इसके ईस्ट में जो है पोर्टुगीज आप चाहिए, और इधर वेस्ट में, मतलब जहाँ अमेरिका साउथ अमेरिका पड़ता है, वहाँ कौन भागेगा, स्पेन भागेगा कॉलोनाइज करने के लिए। तो वही स्पेनिश लोग जब इधर आए ना, तो इन्होंने इन लोगों को, वहाँ के जो है ना कुछ लोकल ट्राइब्स ने अटैक किया। लोकल ट्राइब्स ने जब अटैक किया ना, तो इनको मतलब ये याद आया कि ये लोग के माइथोलॉजी में जो है ना एक अमेजोन नाम के, मतलब एक गॉड का डिस्कशन था जो इसी तरह से अटैक करते थे। तो बस उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया अमेजोन। तो देखो क्या है, ये लगभग 10 डिग्री से 10 डिग्री साउथ, लेकिन यानी कि देखो पूरा का पूरा कौन से हिस्से में आता है, ट्रॉपिकल में। और ये आपका क्या है, यहां मैप में आइए, वर्डिंग्स नहीं देखना, देखो ध्यान से, ये साउथ अमेरिका का आपको मैप आज देखना है, ये आपका होमवर्क है। साउथ अमेरिका का मैप देखोगे और उसमें देखोगे कि कितना कंट्रीज है। यहाँ देखिए, ये इक्वाडोर है, ये वाला कंट्री, इसका ये इक्वाडोर हो गया। ये आपका क्या है, ये हो गया आपका कोलंबिया। इक्वाडोर का कैपिटल शायद क्विटो होता है। पेरू का आपका लीमा हो गया। वेनेजुएला, कारकास, गुयाना, जॉर्ज टाउन, सूरीनाम, पारामरीबो, फ्रेंच गुयाना, ये अभी भी आपका ये है फ्रेंच टेरिटरी, यहाँ से शायद सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है। उसके बाद आपका आ गया ये पैराग्वे, पूरी तरह से क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद ये आ गया बोलीविया, ला पाज। फिर उसके बाद आता है उरुग्वे, मोंटेवीडियो, अच्छा पैराग्वे एसेंशियन होता है कैपिटल। उसके बाद आपका चिले हो गया, ये एकदम इलोंगेटेड सा कंट्री है, ये आपका हो गया चिले, सैंटियागो, एंड ये अर्जेंटीना, बुएनोस एयर्स। आपको कैपिटल जो भी कंट्री है उसके कैपिटल को आज के आज एकदम लर्न कर लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 13-12 कंट्रीज है, उसको याद करने में 5-5 मिनट लगाओगे, 1 घंटे में याद हो जाएगा। तो ये आपके कंट्रीज है। इन कंट्रीज में से आपको भी इंपॉर्टेंस सिर्फ अमेजोन देखो, इसमें लगभग जो है ना, ये यहाँ से बोलीविया से ऊपर, यहाँ से ऊपर लगभग सभी कंट्री में ये नदी का बेसिन है। ये आपका मेन रिवर है, फिर इसके कुछ ऐसे इधर ट्रिब्यूटरीज गया है, ट्रिब्यूटरीज गया, ट्रिब्यूटरीज बताए थे ना कि कोई भी नदी बह रहा है, कोई दूसरा नदी आके जुड़ा तो आप ट्रिब्यूटरी कहोगे, लेकिन तो ये आके जुड़ा है, इधर से आके जुड़ा है, तो आपने इसको क्या कहना है, ट्रिब्यूटरी। लेकिन ये नदी होता, और ये नदी क्या है, अपने लो लाइंग एरियाज में जाता, इतना सेडिमेंट हो गया, इतना हैवी हो गया कि ये नहीं फ्लो कर सकता, तो ये ऐसे बट जाता है, खुद बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग ऐसे ब्रांच में, अलग अलग ब्रांच में। तब हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पे वही आपका ट्रिब्यूटरीज का मतलब दिया है। तो ये पहले ये एक्सप्लेन कर रहा है ना कि ये वाला जो जोन है ना, ये पूरा आपका क्या है, बेसिन है अमेजोन नदी का। इस पूरे में आपका अमेजोन नदी बहता है, और इस अमेजोन नदी, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ काफी ज्यादा अमाउंट में आपके ट्रीज होंगे, जिसका डेंसिटी बहुत घना जंगल होगा, देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स, ऑब्वियसली क्या है, इकोसिस्टम है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। पेड़ पौधा अगर ज्यादा होगा तो हार्बीवोर्स बहुत ज्यादा होगा, और अगर हार्बीवोर्स बहुत ज्यादा होगा तो उस पर डिपेंड होने वाले कार्निवोर्स भी आपके क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिला। क्लाइमेट ऑलरेडी बता दिए, ट्रॉपिकल एरिया में जब भी आपसे पूछे ना कि क्लाइमेट क्या होगा, तो कहना काफी ज्यादा ह्यूमिड होगा, काफी ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, और एक तरह से कॉन्स्टेंसी होगा,
कांस्टेंट होगा। ये एकदम साथ में नोट्स बनाते रहिए। कांस्टेंट कहने का मतलब है ना कि ऐसा नहीं कि बहुत हार्श विंटर आएगा, बहुत हार्श समर आएगा, लगभग मोटा मोटी सालों भर क्या है ना सिमिलर टाइप का होता है। और खास करके इक्वेटोरियल रीजन में अगर आप जाओ इक्वेटर के पास, तो वहां पे आपको एक फिनोमेना देखने को मिलता है 4 o'clock रेन, जिसमें क्या होता है ना कि दिन भर हीट होने के बाद क्या है ना कि इतना ज्यादा कन्वेक्शन होता है कि शाम होते होते 4-5 बजते बजते वो कूल होके क्या होता है ना रेनफॉल आता है। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्लाइमेट देख लो, तो यहाँ पे देखो क्या है, हॉट है, वेट है, क्लाइमेट कैसा है थ्रू आउट द ईयर, बताया ना कांस्टेंट है। यहाँ पे अब ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हॉट एंड ह्यूमिड है, तो कैसा लगेगा, चिपचिपा सा लगेगा, अनईजी लगेगा जीने में। उसके बाद है ऑलमोस्ट एवरी डे, अब एक आध दिन कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता नहीं भी हो, लेकिन लगभग ये होगा, कोई खास वार्निंग नहीं मिलेगा, बस टाइम हुआ और इतना ज्यादा कन्वेक्शन हो गया ना कि क्लाउड्स बहुत घने घने बने हैं। उसके बाद है क्या कि यहाँ पे आपका नाइट टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी स्टिल आपका हाई है। डाउन का मतलब ऐसा नहीं कि 0 डिग्री होगा, हाँ दिन में जो बहुत परेशानी वाला था उससे थोड़ा कम होगा, थोड़ा आसानी लगेगा। रेन फॉरेस्ट, अब आपका क्या है कि इतना घना घना जंगल होगा ना तो ऐसा लगेगा ना कि जंगल के ऊपर कुछ रूफ जैसा बन गया है, एकदम पेड़ इतने नजदीक नजदीक है और उसका पूरा कैनोपी है ऊपर से, तो इतना ढका हुआ है। एंड प्लस क्या है ना, यहाँ पे तुम खुद ही सोचो कि बड़े बड़े ट्रीज हैं, ट्रीज जो है वो काफी बड़े बड़े हैं और काफी बड़े बड़े हैं, इसने क्या किया है, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया है, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से जो आपका ग्राउंड पे जो ग्रासेस वगैरह है वो तो एकदम ही नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, या तो ट्री का साइज बड़ा बड़ा होगा, नहीं तो आपके क्या होंगे, क्लाइंबर्स देखने को मिलेंगे जो इस ट्री के सपोर्ट में अपने आप को क्या इसको पकड़ के और ऊपर भागना चाहेंगे ताकि सनलाइट ले सके, अपने आप को जिंदा रख सके। तो ऐसे क्लाइंबर्स को हम क्या कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे वैसे जानवर बिल्कुल नहीं होंगे जिनको बहुत बड़ा बड़ा फील्ड चाहिए, जैसे आपका टाइगर वगैरह हो गया, बहुत बड़ा रेंजिंग एरिया चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पे कई तरह के जो बर्ड्स वगैरह है, जैसे टुकन्स वगैरह हो गया, ये देखने को मिलेगा। यहाँ आपको आर्बोरियल, क्योंकि बड़ा बड़ा पेड़ है ना, तो पेड़ पे रहने का, बहुत घना घना है, नीचे जमीन पे उतना जगह है नहीं कि बड़ा बड़ा कोई अपना घर बना सके, तो ऊपर ही पेड़ के ऊपर ही आपका रहता है। इनफैक्ट इंसान सब भी क्या है ना, छोटे छोटे लकड़ी के घर बना के रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल मतलब जो कि आपके पेड़ के ऊपर रहता है, जैसे बंदर वगैरह हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, ऑर्चिड्स, ब्रोमेडिलियाज, जो कि एक तरह से क्या है, पैरासाइट्स की तरह, पैरासाइट या फिर एपीफाइट। मतलब पैरासाइट तो हुआ कि भाई खाना पानी भी उसी पौधा से ले रहा है, लेकिन एपीफाइट है जो कहता है कि हम सिर्फ सहारा लेंगे, बाकी काम हम खुद करेंगे। कई तरह के एनिमल्स मिलेंगे, जैसे आपका हमिंग बर्ड हो गया, मकाओ हो गया, जिसमें बड़ा अच्छा अच्छा देखो क्या है, ब्राइटली कलर्ड है, सुंदर सुंदर सा, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। मंकीज मिलेगा आपको, इसके अलावा रेप्टाइल्स, स्नेक्स, ये सब मिलेगा, बड़े बड़े जानवर। आपने सभी ने अमेजॉन मूवी जरूर देखा होगा या सुना होगा या क्लिप देखा होगा, जिसमें क्या है, एनाकोंडा पे, शायद एनाकोंडा नाम ही है मूवी का, उसमें शो किया गया है। कई तरह के आपके फिश है, पिराना फिश एक नाम याद रख लीजिए। तो ये देखो काफी ज्यादा क्या है ना, रिच वैरायटी है लाइफ का। यहाँ पे तापिर नाम का एनिमल्स भी रहता है, तो कुछ एनिमल्स आप ध्यान में रख लीजिए। और एक प्लांट है यूनिक सा, ये ध्यान में रख लो, ब्रोमेलियार्ड्स। ये एक तरह से ना फ्रॉग्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है, क्योंकि इसके लीफ में ना काफी ज्यादा पानी स्टोर होता है, तो एक ना कुशन सा सरफेस प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो उस पर फ्रॉग्स ले करते हैं अपना एक। अब पीपल की बात करें तो यहाँ पे इतना याद रखना कि यहाँ पे शिफ्टिंग, या इसी शिफ्टिंग को हम लोग इंडिया में कहते हैं ना झूम कल्टीवेशन या दीपा कल्टीवेशन, कई तरह के नाम से इसको जाना जाता है अलग अलग कंट्रीज में। या आप हायर क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना, तो इसी शिफ्टिंग का ना कई तरह का नाम है। वेनेजुएला में अलग नाम है, मैक्सिको में अलग नाम है, मतलब मैक्सिको में अलग नाम है, जो आपका मिल्पा वगैरह कहा जाता है, फिर आपका लदांग कहा जाता है, थाईलैंड वगैरह में, वियतनाम में अलग है, तो कई सारे नाम है, लेकिन यहाँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे अभी भी एक तरह से ना आप कह सकते हो कि पुराने टाइप का ना हंटिंग वगैरह टाइप का लाइफ देखने को मिलता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया ये नहीं होता है। यहाँ पे देख लो, स्लैश एंड बर्न, नाम ही है स्लैश, मतलब काट के हटा दो और जला दो। तो उसी स्लैश एंड बर्न को ना यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया गया है। कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, एक लैंड है, यहाँ पे आपका ट्रीज था, इस ट्रीज को क्या किया गया, बड़ी मेहनत से काटने के बाद कुछ टाइम तक इसको छोड़ दिए कि सूख जाओ, सूखेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे।
तो काटे तो क्या कर दिया हम, स्लैश कर दिया। एंड अब इसको हम क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। एंड बर्न करने के बाद इसका जो ऐश बनेगा वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, मैन्योर की तरह। इसको हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे विद सॉइल, और उसके ऊपर हम फिर क्या करेंगे, क्रॉप को ग्रो करेंगे, दैट इज वी विल डू एग्रीकल्चर। और कुछ क्रॉप्स है जैसे कॉफी, मेज, ये सब आपको यहाँ पे, राइस वगैरह बहुत कॉमन नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी उसका ना कह सकते हो ना कि जितना आप एफर्ट लगाते हो, एफर्ट टू यील्ड कम है, उसको बड़ा लैंड चाहिए तब जाके बहुत ज़्यादा ग्रेन मिलेगा। तो ऐसे में ना आपको प्रोटीन या स्टार्च रिच फ्रूट, ये याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल एरियाज में ना स्टार्च रिच फूड वगैरह है, जैसे पोटैटो हो गया, कसावा हो गया, मेन्योक हो गया, या ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये सब ग्रो होता है, या सिरल्स वगैरह देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा पेड़ है तो बहुत सारा लकड़ी मिलेगा, इसलिए आप देखोगे कि आपके जो है वुडन हाउसेज में रहते हैं, या फिर थैश मतलब होता है ना कि जैसे बड़े बड़े घरों में या सिटीज़ में आप देखो प्लास्टर लगाता है, और गांव में वही मिट्टी का पेस्ट बना के उसको एक तरह से सबको जॉइंट कर देता है, अच्छे से सील कर देता है। कुछ का जो है आपका अपार्टमेंट लाइक थोड़ा बड़ा बड़ा घर भी रहता है जिसको मलोका कहते हैं, ये नाम याद में रखिएगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसा पूछ सकता है, व्हाट इज मलोका। या से 4 लाइन का कहानी बना देगा और उसके बाद बोलेगा कि मतलब बोलेगा कि दिस वाज हर्ड इन द न्यूज, आइडेंटिफाई द टर्म या आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दिस वर्ड। तो मलोका याद रख लीजिए, घर का टाइप है जो कि इधर अमेजोन के लोगों के इसमें देखा जाता है। इसके अलावा क्या है कि ये धीरे धीरे आपका क्या है ना, अमेजोन पे आज के डेट में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। एक तरह से आप कह सकते हो ना कि इसका हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हाईवेज वगैरह बना रहे हैं, जैसे यहाँ देखो हाईवेज बना रहे हैं, पेड़ वेड़ काट के यहाँ पे जो है आपका बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स हो गया, या फिर फ्लाईओवर्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, डेवलपमेंटल वर्क्स किया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को जो है उसको भी परेशानी है, जानवरों को भी परेशानी है। अब आप जानते ही हो कि आप जंगल काटोगे तो क्या होगा, जो वहां रह रहे लोकल वो भी, उनका भी घर वर छिनेगा, और जो जानवर है वो भी बेचारे मारे जाएंगे, या तो पहले भटकेंगे और उसके बाद है क्या कि भटक के दूसरे ह्यूमन के टेरिटरी में जाएंगे तो वो मार देगा, यानी तो खुद भूख से तरफ तरफ के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यही आपका क्या है कि इस तरह से देखो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया कि पहले इतना था, अब उसके बाद ना बहुत थोड़ा सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बहुत ऑक्सीजन, लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स ऑक्सीजन ये आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं ना, तो हमें सस्टेनेबली करना चाहिए, इतना करना चाहिए जिससे कि चीज़ें बर्दाश्त होकर चल सके। अब आप पूरा अमेजोन काट दोगे, बिल्डिंग्स तो बना लोगे, ज़मीन तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वही होगा कि उसमें आप रह नहीं पाओगे क्योंकि आपने पोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन इतना कर दिया होगा। उसके बाद आता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब देखो ये जो है ना, ये आप सभी को एक मोटा मोटी अंदाजा होगा। देखिए यहाँ क्या है, आपका एलुवियल प्लेन है, बड़ी बड़ी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र भी आपका क्या है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, कैलाश से पूरे तिब्बत में ट्रैवल करता है, और फिर आपका आके अरुणाचल से वो एंटर करता है इंडिया में। सिंटैक्सियल बेंडिंग मतलब बहुत अचानक से कर्विंग करता है नमचा बरवा पहाड़ की वजह से। तो ये अपने साथ इतना दूर से आएगा तो बहुत सेडिमेंट लेके आएगा, और वो सेडिमेंट क्या है, काफी न्यूट्रिटिव है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। और जहां पे आएगा डिपॉजिट करेगा तो प्लेन बना देगा। गंगा भी गंगोत्री ग्लेशियर से आपका एक स्ट्रीम निकलता है, और फिर उसके बाद अलकनंदा और भगीरथी जहाँ से मिलती है वहाँ से गंगा कहलाता है, और वहाँ से ये ट्रैवल करते 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 जब प्लेन तक आती है तो वो इतना स्पीड स्लो हो जाता है कि इरोजन के बजाय वो डिपोजिशन करने लगती है, जिस वजह से आपका प्लेन बनता है जिसे हम कहते हैं एलुवियल प्लेन। और यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन जहां होता है वहीं पे आप देखते हो क्या, इंडस्ट्री वगैरह भी लगता है, डेवलपमेंट भी होता है। वहां पे आप देखोगे कि एक तरह से उसको हम कहते हैं फूड कैपिटल, फूड का भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब एग्रीकल्चर में क्या है, तो जहां दलदला ज़मीन होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो वहां राइस और जूट होगा और शुगर केन होगा। जहां पे थोड़ा कम है, जैसे पंजाब हरियाणा के प्लेन्स में आपके असम बंगाल से थोड़ा कम मिलता है, तो वहां पे हम देखते हैं क्या होता है, वीट ग्रो होता है, मेज ग्रो होता है, पल्सेस ग्रो होता है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा।
बस उसी के हिसाब से लाइफ ढला हुआ है। ऐसे एरियाज में आप देखोगे ना कि लोग अपने आप को ज्यादा एंगेज किए। आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पंजाब से लेके असम के बीच में लोग अपने आप को इंडस्ट्री से ज्यादा एग्रीकल्चर में एंगेज किए हैं, सर्विसेज में एंगेज किया। तो बस यहाँ पे वही लाइफ है। तो ये जो आपका आता है ये कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल जोन में आता है और इसमें क्या है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज। अभी ध्यान में रख लो, हम लोग पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ना तो अच्छे से समझेंगे हम। रामगंगा हो गया, सोन हो गया, या फिर आपका यमुना हो गया, यमुना का ट्रिब्यूटरी केन, बेटवा, चंबल, बानस, ये सब मिलके आपका पूरा गंगा का जोन बनाता है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा में, वहाँ पे भी पढ़ेंगे सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, दिहांग, लोहित, तीस्ता, मानस, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सब मिलके आपका क्या बना दिया, ये कहाँ था, पहाड़ के फुटहिल्स में। क्योंकि ये पहाड़ है ना, यहाँ से नदी चली और ये क्या है इधर में, तो कहाँ जमा करेगा, लो लाइंग एरिया में ना। तो यही जो लो लाइंग एरिया है ना, लो लाइंग एरिया, इसी लो लाइंग एरिया को हम क्या कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। तो यहाँ पे देखो ये कितना बढ़िया आपका शो किया हुआ है। ये पूरा जितना जोन है ना, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट है। देखो इधर से कहीं से आपका जो है ना, इधर से यहाँ पे आपका ग्लेशियर है, चेम यनडुंग ग्लेशियर। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो थोड़ा सही कर दीजिए, बट टेक्निकल यही प्रोनाउंसिएशन होता है। अब यहाँ से घुसा, इधर में आपका क्या है, सिंटैक्शियल बेंड किया, नमचा बड़वा, अचानक से कर्व करता है कोई चीज, उसे हम सिंटैक्शियल बेंडिंग कहते हैं। और ये इधर एंटर कर गया। अब इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं तो वो अभी इतना ध्यान में नहीं रखना, बस इतना रखो कि ये इधर से गंगा जा रहा है। यहाँ पे जहाँ से गंगा जी ओरिजिनेट की हैं, ये दो स्ट्रीम है, एक अलकनंदा है और एक भागीरथी है। तो एक गंगोत्री से स्टार्ट हुआ और एक भागीरथी से स्टार्ट हुआ, सॉरी ये क्या कहते हैं, बद्रीनाथ के पास से स्टार्ट हुआ। और यही दोनों ना यहाँ पे आके जो है देवप्रयाग के पास मिला और इसके बाद आगे शुरू हो गया। अब उसके बाद है क्या कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी का, अब ये पिछले लेक्चर्स में साइंस में कहीं पे भी हम बताएंगे, डेंसिटी आया ना पर यूनिट होता है कि टोटल मान लो एक एरिया ए है, वहाँ 100 लोग हैं, उस एरिया ए का मान लो 5 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा है। तो अगर हमसे कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे 100 डिवाइडेड बाय 5, मतलब पर यूनिट एरिया कितना है। तो हम कहेंगे ना कि 20 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लो क्या क्या काम होगा, जो बताया वही सब चलेगा। देखो सुंदरबन डेल्टा वगैरह बनता है लास्ट में, जो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। ऑक्सबो ये ऑलरेडी पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा हुआ है वही सब है। फिर यहाँ पे आपका मानसून का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। उसके बाद है क्या कि यहाँ पे अलग अलग टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मतलब है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स है, प्लेन एरियाज है, उसके साइड में छोटे छोटे पहाड़ आपको दिखेंगे। उसके अलावा क्या है कि आपको कहीं पे बहुत फर्टाइल खादर मिट्टी होगा, थोड़ा कम फर्टाइल बांगर एलुवियल होगा। तो ये यहाँ पे क्या है ना, स्पेशली ब्रह्मपुत्र के साइड में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के साइड में क्या होता है ना, इतना सेडिमेंट आ चुका होता है ना कि नदी जो है ना, ऐसे होता बोलते हैं ना उपछने लगना, इधर उधर पानी गिरता है, जिस वजह से ना एकदम दलदला सा ज़मीन होता है। तो वो चीज़ आपको देखोगे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, आसाम वगैरह में बहुत फ्रीक्वेंटली आप सुनोगे ना कि काफ़ी बाढ़ आता है, क्योंकि इतना सेडिमेंट लाया कि वो अब नदी ठीक से ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, कि कहीं इधर से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रहा है, कहीं इधर से डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रहा है। और ऐसा सा लगेगा कि ऐसे ऐसे जो है ना चोटी गुठा हुआ है ना, कुछ उस तरीके से नदी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गुथा हुआ चोटी या फिर ब्रेडेड चैनल। तो इससे क्या होता है ना, बहुत स्वैम्पी हो जाता है, जबकि गंगा वाला थोड़ा सा बैलेंस्ड है। तो गंगा वाले में उतना स्वैम्पी नहीं, लेकिन फिर आप वहां चले जाओगे ना, थोड़ा सा यूपी बिहार के नॉर्थ में सटा हुआ जो तराई वाला इलाका है, वहां पे स्वैम्पीनेस है। तो ये अलग अलग ये है। यहाँ पे क्रॉप्स के नाम दिए जो बताएं वही सब है, कि जहाँ दलदला होगा वहाँ पे चावल, शुगर केन ये सब होगा, जहाँ मॉडरेट होगा वीट होगा, जहाँ बहुत कम होगा वहाँ पे आपका मिलेट्स वगैरह ग्रो करेगा, मेज ग्रो करेगा। लोग इसी एरिया में क्या है ना, जो एरी टसर मूंगा सिल्क का कल्टीवेशन करते हैं। और याद होगा कि इसी एरिया में आपका एक सिटी आता है जिसे सिल्क कैपिटल हम कहते हैं, भागलपुर। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का सिल्क यहाँ प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा असम भी है, बंगाल भी है। चाय का खेती होता है यहाँ पे, क्योंकि पानी का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। कॉफ़ी यहाँ पे उतना प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, बट स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन चाय यहाँ सबसे ज़्यादा है। दार्जिलिंग जाएंगे, फेमस है चाय के लिए। उसके बाद है कि यहाँ पे आपका देखो, यहाँ देखो चावल का कल्टीवेशन है और टी गार्डन है, बस वही सब है। मतलब बेसिक आपका प्लेन एरियाज में क्या हो सकता है,
प्लेन एरियाज में यही देखना है कि पानी कहाँ ज़्यादा है, पानी कहाँ आपका एवरेज है और पानी कहाँ आपका कम है। बस अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रॉप को फिट कर देना है। इसके अलावा जो सी कोस्ट पे आप जाते हो ना कि यहाँ पे सी है और इधर में आपका नदी आया, रिवर आया, तो ऐसे जोन में देखोगे ना ये पानी जो है ना ब्रैकिश वाटर है, बहुत सॉल्टी है ना ही बहुत फ्रेश है। तो इस ब्रैकिश एरियाज में ना आपको मैंग्रोव ट्रीज देखने को मिलेगा। मैंग्रोव ट्रीज कुछ नहीं है, जैसे आप सुंदरबन में जाते हो सुंदरी ट्रीज वगैरह आप सुनते हो, वही वैसा ही कुछ पेड़ है कि आप देखोगे ना कि ऐसे ऐसे ग्रो किया है। इसका जड़ जो है ना कुछ टाइम तक नीचे रहता है, फिर ऊपर ऊपर आने लगता है, फिर ऊपर ऊपर आने लगता है। इन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स, क्योंकि अंदर दम घुटने लगता है तो ऊपर निकलता है सांस लेने के लिए। तो ये सब आपको यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये आपके कुछ स्टेट्स हैं, उसके स्पेसिफिक क्रॉप्स वगैरह है, प्लांट्स है। जैसे अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे तो हाई ऑल्टीट्यूड में आपको क्या मिलेगा, कॉनिफर्स मिलेगा। कॉनिफर्स कहने का मतलब ऐसा ऐसा प्लांट होता है जैसे आपका देवदार, पाइन, ये सब हो गया। अगर आप स्वैम्पी एरियाज में जाओगे तो आपको वैसे ही प्लांट्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से एनिमल्स वगैरह। ये इतना फर्टाइल एरिया है कि यहाँ लगभग हर तरह का जानवर आपको मिलेगा। हाईलैंड पे रहोगे तो स्नो लियोपर्ड वगैरह मिलेगा, रेड पांडा मिलेगा, आइबेक्स वगैरह मिलेगा। थोड़ा सा आप अगर प्लेन एरियाज में दलदले वाले एरिया में आओगे तो आपको राइनोसोरस, गेंडा या फिर आपको क्लाउडेड ये क्या कहते हैं लियोपर्ड वगैरह मिलेगा, जैगवार वगैरह मिलेगा। थोड़ा प्लेन में आओगे तो आपको कैटल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली क्या है ना, और ये एक एक करके जानवर याद नहीं करना आपसे। किसी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा एलिफेंट इज फाउंड वेयर, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना कि नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल एनिमल का टेरिटरी ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड यही होगा यही होगा। कि अभी हम आपको पढ़ा दे कि याद कर लो कि रॉयल बंगाल टाइगर आपका सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन में मिलता है, तो ये गलत बात होगा। हम ये कहेंगे मेजरली हो सकता है कि उसका टेरिटोरियल दायरा सुंदरबन से निकल के कहीं और भी चला गया, आसाम के साइड चला गया, तो ये कहना तो गलत होगा ना कि ओनली इन सुंदरबन। तो इसलिए आपको एक एक नाम नहीं रटना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्लाइमेट से। और ये कैसे होगा ना कि धीरे 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 आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको जानवरों का भी नेचर, बहुत सारा जानवर का नेचर आपको पता होगा। अब जैसे कैटल्स हैं जो आप आसपास देखते हो, गाय भैंस, इसको आप हिली एरियाज में नहीं ले जा सकते हो, इसको आप बहुत ज़्यादा दलदले में नहीं ले जा सकते हो। ये नॉर्मल मॉडरेट वाटर वाले एरिया में मिलते हैं। तो वही सब है, देखो राइनोसोरस से, क्रोकोडाइल से, ये सब मिलेगा। इसके अलावा डॉल्फिन मिलेगा, सूसू जिसे कहते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। गैंजेटिक डॉल्फिन जो इंडिया का एक्वाटिक एनिमल भी है। एक केस स्टडी भी आपका दिखाया है, मतलब ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, रटना भी नहीं है, ये बस है कि बिहार से एक विनोद नाम का किसान था, फिशरमैन था, वो अपना कैसे कैसे जीवन यापन करता है उसको, उसके बारे में केस, मतलब अपना जीवन कैसे चलाता है वो बता रहा है। उसके बाद है कि अब इतना रिसोर्स है, हम इसको कर क्या रहे, पॉल्यूट। हर चैप्टर में यही सीख रहे हैं। एयर मिला, हमने इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, कंबशन कर करके अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीएफसी, ये सब एमिट करके हमने क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। अब ये भी हमको मिला है, लैंड, वाटर, एयर हमको मिला है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसको पॉल्यूट कर रहे हैं। अब इसके लिए भी रटना नहीं है, खुद सोचो ना कि हम अपने आप को बैठाओ और सोचो हम हवा को कैसे गंदा कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एरोसोल्स, मतलब जिसमें सीएफसी है, जैसे एयर कंडीशनर फालतू का यूज़ कर लिए कि भाई आईएएस बन गए, अब उसके बाद समाज में भौकाल दिखाना है। एक रूम, एक घर में एक एसी से काम चल सकता था, लेकिन नहीं, समाज में भौकाल दिखाना है कि आईएएस बाबू है तो उनके घर में 5-5 एसी है, लगाए दिए 5-5 एसी, हर रूम में सबको अपना एक रेफ्रिजरेटर दे दिए। और खूब भौकाल रौला जमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो काम एक में चल सकता था उसको हम 4-5-6 यूज़ करके पोल्यूटेंट बढ़ा रहे हैं। गाड़ी खरीद ली कि ना भाई अब तो आईएएस बन गए, तो एक तो सरकार देगी, एक अपना लेंगे। सरकार ने दिया इनोवा, हम निकाले फॉर्च्यूनर। जो हमारे घर में भाई बहन है उनको भी बोले कि भाई आईएएस के भाई बहन हो, तुम लोग भी अपना रौला जमाओ। ऐसे में क्या करोगे, एमिशन करोगे, SO2 NO2, इससे एयर पॉल्यूट होगा। अननेसेसरी कुछ भी चीज़, जैसे पराली को जला दिए या फिर कुछ भी जो कचरा है उसको समेट के और खुले में आपने आग लगा दिया। ये जो आपका फायरवुड से जो कुकिंग होता है कहीं पे, या फॉरेस्ट में फायर लग गया, जो भी चीज़ जो गैसियस और पार्टिकुलेट फॉर्म में निकल सकता है और एक्सेस होगा तो एयर पॉल्यूट करेगा। वही अगर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में है और उसको आप क्या है, पानी में बहा दिए कि पाप धुल रहा है, तो उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूट होगा। और अगर लैंड में दफना दिए कि सॉलिड लिक्विड कचरा था, मिट्टी खोदे दफना दिए हैं, या नहीं तो क्या किए, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़के कि वो पेड़ पौधा से रिस के नीचे ज़मीन में घुस गया, पोल्यूशन हो गया लैंड का।
तो बस हम लैंड को क्या करें, डिग्रेड। तो इतने अच्छे अच्छे जगह को, जैसे कुछ सुंदर सुंदर सिटीज़ है, ये ध्यान में रखना। देखो ऐसा नहीं है कि सबको आपको रटना है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े। आप जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा सिटी है, ये लगभग सबको एक आइडिया होना चाहिए। देखो ऋषिकेश, अब कैसे याद करें, तो आपने सुना होगा ऋषिकेश, हरिद्वार। हरिद्वार में तो सबने सुना होगा कि भाई जैसे अभी एक रिसेंट में जोक चला था ना कि एक इंसान जो है उसको उसका ये शौक था कि हम अलग अलग सिटी में जाते हैं और वहाँ पे पोस्ट करते हैं, मतलब घूमता था और पोस्ट करता था कि आज हम यहाँ हैं। तो उसको कमेंट सेक्शन में क्या है, एक इंसान ने पोस्ट किया कि भैया हरिद्वार क्या सीधे लोटे में आओगे। तो मतलब है क्या कि जो हरिद्वार है वहाँ पे एक तरह से क्या होता है, रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, काफ़ी रिलीजियस साइट है। सेम गोज विथ ऋषिकेश। अभी संगम ये हुआ था, संगम हुआ था, महाकुंभ हुआ था। अब प्रयागराज ले लो, प्रयागराज आपने सुना होगा क्या, आगरा यमुना के किनारे जो कि गंगा का ट्रिब्यूटरी है। दिल्ली यमुना के किनारे है जो कि आपका गंगा का ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आपका हो गया कानपुर, पटना, बक्सर या फिर भागलपुर। तो ऐसे कई सारे हैं, बरौनी हो गया। तो बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि आपका इसके सराउंडिंग में रहते हैं। मतलब रिवर का यूज़ क्या है कि रिवर ना ही आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंडस्ट्री के लिए पानी प्रोवाइड कर रही है या एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन का वाटर प्रोवाइड कर रही है, ये एक तरह से आपका टूरिज्म में भी हेल्प कर रही है। ये आपको वाटर प्रोवाइड कर रही है क्या, अपना जीवन चलाने के लिए आपको इसेंशियल जो डेली का प्रोसेस है, जो बाथिंग करना है, जो ड्रिंकिंग करना है, उसके लिए पानी चाहिए, साफ सफाई करना, सब कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं घूम घाम के तो नदी से ही आ रहा है। नदी ने किसी तालाब को भरा, उस तालाब से किसी सिटी में पानी प्रोवाइड हो रहा है। तो वही सब है, और ट्रांसपोर्टेशन का तो मीडियम है ही। तो ये सब आपका है। और इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम कि अच्छी अच्छी चीज़ें हमको मिली है, लेकिन हम उन सब चीज़ों को एक तरह से हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें क्या है, रिवर की वजह से कई सारे नेशनल पार्क्स बन गए, सेंचुरीज बना हुआ है। तो टूरिज्म भी है, कंजर्वेशन भी है, लेकिन अगर हम इसको ठीक से नहीं रखें, नदी गंदा करेंगे, उस नदी पे जो जानवर फीड कर रहा है वो भी तो मर सकता है। तो यही सब चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत फैक्ट है रटने का कि कोलकाता के पास जो रिवर हुगली है उसके आसपास जो पोर्ट है वो कौन सा है, कोलकाता है, ध्यान में रख लेना है। और कुछ कुछ जो टूरिज्म का प्लेस है, देखो जैसे ताजमहल सबको पता होगा कि आगरा में है, कहाँ है, यमुना के किनारे है। इलाहाबाद कहाँ है, कॉन्फ्लुएंस पे गंगा यमुना के। उसके बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट टूपाज मिलते हैं आपको, या फिर असम में काजीरंगा है, अरुणाचल प्रदेश में आपके कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसके अलावा ट्राइबल कल्चर है। तो ये सब चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना। मतलब बेसिक है ना कि पहले बेसिक टेनेंस आप ले लो, मतलब आपको इतना पता है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या नदी के किनारे क्या होता है, एक बेसिक आइडिया हो गया ना, तब उस चैप्टर के कंटेंट्स को जो रटने जैसा है वो समय के साथ हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजॉन बेसिन इज लोकेटेड। साउथ अमेरिका सबको पता है। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजॉन बेसिन। तो पढ़े थे ना कि मैन्योक था, टैपियोका था, उसका यम प्लांट है, पोटैटो है, स्टार्ची फूड है। उसके बाद क्योंकि उनको चाहिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्यों, क्योंकि ह्यूमिड है, स्वेटिंग है, वर्कलोड ज़्यादा है, पेड़ काटना है, इतने सारे काम करने हैं, तो उनको ग्लूकोज चाहिए, उसके लिए स्टार्च लेना पड़ेगा। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन रेन फॉरेस्ट। अभी बताए थे ना, हमिंग बर्ड बताए थे, टुकन्स बताए थे, ये सब आपको मिलेगा। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर गंगा, अभी जस्ट बताए थे। शुरू करो आप वहाँ से, ऋषिकेश से आप पहुँच जाओ कलकत्ता के हुगली तक। वेयर इज द वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड। काजीरंगा नेशनल पार्क, या कह सकते हो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है, आसाम में है। इसके अलावा और भी सेंचुरीज हैं, या कह सकते हो पार्क है, जैसे रायमोना है, या फिर आपका उरांग है, नामेरी है, ये सब है आसाम में। उसके बाद है कि टिक द करेक्ट। टुकन इज अ टाइप ऑफ, टुकन क्या है, बर्ड है। मैन्योक इज द स्टेपल फूड ऑफ, अमेजोन के लोग उगाते थे ना। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन हुगली। देवदार फर आर टाइप ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसके बाद कह रहा है कि बंगाल टाइगर इज फाउंड इन डेल्टा एरिया, सुंदरबन। सुंदरबन क्या है, डेल्टा पार्ट है ना। उसके बाद मैच कर लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल्स। तो कॉटन टेक्सटाइल्स आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका प्लेन एरियाज है उन सभी जगहों पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है मलोका। तो मलोका क्या बताए थे, वो जो ये था ना घर जो था, अपार्टमेंट लाइक घर जो बनाते थे वुड से, इसमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में, वो है। पिराना क्या है, फिश है। सिल्कवर्म सेरिकल्चर, सिल्कवर्म का रियरिंग सेरिकल्चर है, जैसे फिश का रियरिंग आपका क्या है, पिसिकल्चर है। या फिर आपका ये है एपिकल्चर है। हनी बी का रियरिंग, हनी बी का रियरिंग। एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर है। सिंपली कोई भी एक्वेटिक एनिमल का जब हम रियरिंग करते हैं ना,
तो उसको कहते हैं एक्वाकल्चर। लेकिन एक्वाटिक में सिर्फ अगर हम फिशेस का करते हैं तो हम उसे कहते हैं पिसी कल्चर। अच्छा, यहाँ एक है क्या आपका टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग कुछ नहीं है, हिली एरियाज है। अब यहाँ पे अगर खेती करना है ना तो किनारे किनारे ना ऐसे बंड लगाना पड़ेगा ताकि पानी ऊपर से आएगा तो रुका रहेगा। ऐसे ऐसे टेरेस बनाना होगा, ऐसे ऐसे टेरेस बनाना होगा। इसी को हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। जैसे आप देखिए बुक में यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ देखो क्या किया, ऐसे किनारे किनारे में ऐसे टेरेस जैसा बना दिया, ऐसे टेरेस जैसा बना दिया, ऐसे टेरेस जैसा बना दिया। तो ऐसे सीढ़ी जैसा पहाड़ों को काट काट के बना दिया ताकि जब पानी गिरेगा ना तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा प्लेन जैसा मिलेगा तो थोड़ा पानी रुकेगा। तो ये जो पानी बहेगा ना वाटर, इसका फ्लो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सके ताकि क्या हो, इरोजन कम हो। तो ऐसे फार्मिंग को हम कहते क्या, नहीं तो क्या होगा ना, किसी के क्रॉप लगा दोगे, पानी बहेगा तो वो मिट्टी को और क्रॉप को साथ में लेता हुआ चला जाए। तो ऐसे को हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया या किसी भी हिली एरियाज में आपको देखने को मिलता है। रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, क्यों डिप्लीट हो रहा है? क्योंकि हमारे डेवलपमेंट रुक ही नहीं रहा है। पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्यों? क्योंकि पैडी का सारा कंडीशन यहाँ मिल रहा है। देखो चावल को हमेशा चाहिए क्या, वाटर लॉक्ड एरिया, पानी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर ना बहुत कम ना बहुत हाई चाहिए, ठीक ठाक जो है ना आपका 22 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए होता है। खेत में देखोगे चावल के ना पानी एकदम भरा रहता है क्योंकि ना उसके मिट्टी में बैक्टीरिया है, उसके मिट्टी में जो बैक्टीरिया है ना वो आपका एक तरह से मिथेनोजेंस है, मतलब है कि उसकी वजह से ना मीथेन प्रोड्यूस होता है। अब वैसे में चावल ग्रो होगा तो उसके रूट्स के लिए टॉक्सिक होगा, तो उस मीथेन को डाइल्यूट करने के लिए हमको उसमें पानी देना पड़ता है। तो मतलब मजबूरी है कि चावल जो है उसी मिथेनोबैक्टीरिया वाले फील्ड में ग्रो करेगा क्योंकि वहां पे वो बैक्टीरिया फर्टाइल बना रहा है मिट्टी को। लेकिन मीथेन से टॉक्सिक हो जाता है तो पानी देना पड़ता है। तो उस भरे हुए पानी से अडेप्ट करने के लिए ना चावल खुद के अंदर अपने हार्मोन इथाइलिन के मदद से खुद को डेवलप कराता है। तो ये आपका देखने को मिलता है। उसके बाद मैप है, तो मैप में कुछ आउटलाइन करना है। मैप में जो भी दिक्कत है पहले तो आप ट्राई कीजिए, जो आपको हर दिन होमवर्क देते हैं ना कि आप ऐसे ऑब्जर्व करो, कंट्री के कैपिटल्स याद करो, उतना करो। उसके बाद मैपिंग सीरीज आएगा, उसके साथ हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। एंड ये फॉर फन है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है। इस चैप्टर को थोड़ा आपको ज़्यादा लर्न करना है, हमारे समझाने के लिए कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट अगला वाला भी जो समझाने का है ना वो सिर्फ 10 मिनट का कंटेंट है। बाकी क्या है, एज अ फॉर्मेलिटी मैंने एनसीईआरटी को रीड तो कर दिया लेकिन इसके कुछ चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले हम लोग चैप्टर में, तब तक के लिए आप पढ़िए अच्छे से, लाइक कर लीजिए, अगर पसंद आया, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।